औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आम इंतख़ाबात 2024 की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ सामा एजाज़। नाज़रीन, आम इंतख़ाबात 2024 का अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हो गया है और जहाँ बड़े बड़े सियासतदानों ने कामयाबी समेटी है वहाँ बड़े बड़े बुर्ज भी उलट गए हैं। जैसे कि राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली को अपने आबाई हलकों से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अता तारड़ के मुकाबले में जो लाहौर की नशिस्त से इंतखाब लड़ रहे थे और जहां अताउल्लाह तारड़ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़े मार्जिन से मात दी है और मैदान मार लिया है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज़ियाकार हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। जनाब, आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया जनाब, क्या समझते हैं आम इंतखाबात के अमल को? क्या समझते हैं खुश असलूबी से मुकम्मल हो गया है और जो नताइज आए हैं उससे आप किस हद तक मुतमईन दिखाई देते हैं? मेरा तो ख्याल ये है कि सभी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जितनी जो है, जिसको भी आप देखें वो कह रहा है हमने इतनी कामयाबी हासिल कर ली, कोई कह रहा है हमने वहाँ स्वीप कर दिया, कोई कह रहा है हमने यहाँ स्वीप कर दिया। तो अगर बज़ाहिर देखें तो जो बड़ी पार्टियाँ जितनी भी हैं उनको इक्का दुक्का हलकों में तो हो सकता है शिकायतें हों, लेकिन जनरली तो सभी मैंने देखा है कि शुक्राना ही कर रहे हैं। कोई यौम तशक्कुर बना रहा है, कोई तकरीरें कर रहा है। किसी को यकीनी बात है ये भी शिकायत होगी कि उसको उसकी लेवल प्लेइंग वगैरह, और ये बात तो वो पहले भी कहते हैं। लेकिन जनरली आप एक देखें, मैं इसको एक बात ख़ास तौर पे कहूँगा आपको। सिंध की हद तक और दूसरी कई सूबों की हद तक लोकल बॉडी इलेक्शन हो गए, प्रोविंशियल असेंबली के हो गए, नेशनल असेंबली के हो गए हैं। कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ खौफनाक जिससे कि लोग दहल जाते या परेशान हो जाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और पाकिस्तानी आवाम का भी हौसले की दाद देनी चाहिए। साथ ही पार्टियों को भी इस बात की मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन को, चाहे उनकी कोई शिकायत थी, रिजर्वेशन थे, उन्होंने इलेक्शन के अंदर वायलेंस के एलिमेंट को दाखिल नहीं होने दिया और पाकिस्तान के अवाम को मुतमईन रखा। और अवाम ने भी, जो कि किसी हद तक अच्छी बात है, उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। अवाम ने वहीं तक वो रहे और उन्होंने फैसला दे दिया। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मुतमईन होना चाहिए। अच्छा, बज़ाहिर ये एक तरफा तज़िया है, लेकिन लोगों की आरा जो है इससे यकसर मुख्तलिफ है। जी, वो क्या कहते हैं? जैसे लोगों ने कहा कि इंतखाबी नताइज जो हैं उसमें ताख़ीर की गई है और 27 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है वो नताइज का ऐलान नहीं किया गया। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं आपको बता दूँ कि मैं उस वक्त कम उम्र ही था, लेकिन होश हवास में था जब पाकिस्तान का पहला सबसे ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान साथ था। मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। पीटीवी से वो नशर होता था, कोई और तो चैनल था नहीं, ठीक है। वहाँ भी कराची के हलकों के नताइज जो थे वो तो आ रहे थे शाम के 4 बजे या दूसरे दिन हैं सुबह, और गाँवों के दूर दराज के वो इलेक्शन करे। तो जो जीतता है वो तो तालियां बजाता है और कहता है कि जनाब कमाल हो गया, ठीक है ना। और जो हारता है वो उसे कहीं इंटरनेट बंद नज़र आता है, उसकी शिकायत उसे नज़र आती है, कहीं उसे देर ताख़ीर उसके लिए परेशान कौन। अगर आप कहीं भी दुनिया के अंदर इलेक्शंस देखें तो राउंड अबाउट 24 आवर्स तो लगते ही लगते हैं। और जहां 25 करोड़ आवाम हो, गालिबन लोगों ने इस बात को नहीं गौर किया कि 13.25 करोड़ आदमी जो थे वो वोट के लिए जा रहे थे। ये फिगर टोटल बरतानिया की दुगनी है। अमेरिका के जो वोटर्स हैं उनसे हार्डली 6 करोड़ कम है। तो अमेरिका तक के अंदर इलेक्शन जो तो कोई मामूली, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन जो थे वो तीसरे दिन तक शाम को आते रहे। और वहां पे आपको याद होगा कि हसीना वाजिद ने तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज को, किसी ऑपोजिशन पार्टी को नहीं छोड़ा, सबको अंदर बंद कर दिया था। और बहुत ही शिकायतें थी, याद है आप? अभी तो हुआ है पिछले महीने
आपको याद है सबसे ज्यादा उसके ऊपर अच्छा अमेरिका जनाब, की आप आपके इस अमल के हामी हैं कि बंद कर देना चाहिए और नहीं छोड़ना नहीं, चाहिए? मैं ये नहीं कहता, मैदान में वन मैन शो होना मैं ये नहीं चाहिए? कहता, मगर मैं ये आपसे ये पूछता हूँ कि क्या इंटरनेट ईद मिलादुन नबी के दिन बंद नहीं होता? लेकिन क्या जनाब मवासलाती निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो गया और वोटर्स जो है वो खासा परेशानी का शिकार भी दिखाई दिए, किसी को अपना किस पोलिंग वक्त? बूथ नहीं पता। जबकि वो वोट डाल चुके थे। नहीं, वोट डालने से पहले। वोट डालने से पहले मुझे या जहाँ तक मेरे हल्के का ताल्लुक है, मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, जी। तो मुझे तो इंटरनेट के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिली, लेकिन जिसको हुई है तो उसकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है। सर मोबाइल नेटवर्क्स नहीं थे? मैं कह रहा हूँ ना, आज से पहले कभी इलेक्शंस में ऐसा देखा आपने? इलेक्शन में तो मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन ये अमल तो नहीं देखा होगा कि मवासलाती निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही दरहम बरहम कर दिए, मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिए और रात में जीतने वाला जो है वो सुबह हार गया। देखिए मैं नहीं, ये तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप हैरान होंगे। ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था ना जी, जो पहला इलेक्शन ट्रंप ने लड़ा, इस पाकिस्तान के अंदर हर शख्स, बड़े बड़े तजिया निगार, बड़े बड़े एंकर्स हिलरी क्लिंटन को जितवा रहे थे। सही। रात के 3 बजे तक मैं खुद इलेक्शन, मैं अमेरिका 3 दफा होके आया था, मुझे उन्होंने भेजा था इलेक्शन, मैं वहां गया था, मैंने अमेरिकनों को देखा, वहां की मिडिल क्लास, वो कहती थी चाहे कुछ हो जाए, ये कुछ कहते नहीं, हम उसको वोट देंगे क्योंकि हम बजट भी नहीं बना सकते अपना, इतने हम परेशान हैं। वो जो आलमी इक़्तिसादी बहरान आया था ना 2007 में, सही। उसने वहां तलपट करके रख दिया। सेकेंडली चाइना का मैंने उनसे सबसे कहा, मुझे अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल्स ने ऑनलाइन लिया, मैंने उनसे कहा कि देखिए ये जो 7 स्टेट्स आ रही हैं ना, जिनके रिजल्ट आप देख रहे हैं, उन स्टेट्स के ऊपर जब जाएंगे आप, जो कि स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं और जो कि फैसला देती हैं, बड़ी स्टेट्स होती हैं, कल सुबह 8 बजे के बाद आप देखिएगा कि ट्रंप के क्या नतीजे आते हैं। 8:30-9 बजे के बाद जो रिजल्ट आने शुरू हुए। लेकिन मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, इंतखाबी नताइज में जो ताख़ीर हुई है, और लाजमी सी बात है कि वोटर्स ने जिस भी अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट किया होता है उसकी तो ख्वाहिश भी यही होती है कि हाँ वही जीते, वही कामयाब हो और वही कौमी और सूबाई असम्बली में जाए। लेकिन जो है इतनी ज़्यादा ताख़ीर कर देनी इंतखाबी नताइज में, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैंने कहा ना, जहाँ ताख़ीर हुई है उसका जवाब उन्हें पेश करना चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन है। ताखीर को आप इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा फेलियर समझते हैं? देखिए ये उनको पेश करना चाहिए ना, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुश नहीं होऊंगा कभी भी कि ताखीर हो। मैं तो ये चाहूंगा कि अगर उन्होंने कहा है 11 बजे तो मैं उसे 11 बजे ही लेता हूं, ठीक है ना, मैं तो उसे 11 बजे ही लूंगा। लेकिन अगर उसका कोई उनके पास जेन्युइन जवाब है, जो कि आपने देखा कि दिया गया है, एक जवाब उन्होंने ये दिया है, अब कोई तस्लीम करे ना करे ये भी आपको राइट है। वो कहते हैं कि जी चूंकि दहशतगर्दी के मामलात पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे थे, और एक दिन पहले ही बलूचिस्तान के अंदर एक धमाका हुआ जिसमें 20 अफराद हलाक हुए थे। 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खान के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे। और तो वो ये जवाब देते हैं कि जी जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे बड़े दिन आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको गिनवाए, मुहर्रम आते हैं, उसके अंदर हालांकि हम तो सभी वो हमारे लिए मोहतरम और बड़े वो होते हैं, लेकिन आपने देखा 2-2 दिन बंद रहता है इंटरनेट। ईद मिलादुन नबी आती है, वो इंतहाई मोहतरम, वो तो हमारी इबादत करने का दिन होता है, वो तो हमारा एहतराम करने का दिन होता है, उस दिन हमारा इंटरनेट बंद होता है। और कब तक बंद होता है? रात के 12 बजे तक बंद होता है, कोई आपस में रब्ता नहीं होता। तो अगर उस वक्त भी मैं खुश नहीं होता था, आज भी जो आप कह रहे हैं ना कि अगर ये ताखीर हुई है और गलत ताखीर हुई है और इसका कोई जेन्युइन जवाब भी नहीं आ रहा, तो इसे यकीनी बात है इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और इसको कोई भी इसमें खुश नहीं होगा। अच्छा मुनव्वर साहब, आप इस इंतखाबात को फ्री एंड फेयर समझते हैं कि खुल के लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी गई? देखिए मैंने जो ऑटोमेटिक वो जो देखे हैं लोगों के, तो शुरू में भी और बाद में भी लोगों की तरफ से कोई ऐसे बड़े एतराज़ मेरे सामने नहीं आए कि मैं ये कहूँ कि वो फ्री एंड फेयर नहीं थे या उसमें शफाफियत का आंसर बहुत कम था या बहुत ज़्यादा था। यूरोपीय यूनियन को मैं कोट कर रहा हूँ,
उन्होंने बिल्कुल मुतमईन का इजहार किया है, कॉमनवेल्थ ने मुतमईन का इजहार किया है, अमेरिका और बरतानिया ने तशवीश का इजहार किया है ना। लेकिन बरतानिया और अमेरिका ने तो मोदी के पहले इलेक्शन पे भी तशवीश का इजहार ही नहीं किया था, बल्कि उसका वीज़ा भी कैंसिल किया हुआ था, उसकी एंट्री भी बैन की हुई थी। और जब वो जीत गया तो उसके चौथे दिन वीज़ा खोल दिया। हसीना वाजिद को तो सारे जितने बरतानिया के अखबार, मैंने रिसाले बड़े बड़े गार्डियन वगैरह और ये इकोनॉमिस्ट वगैरह देखे, वो कहते थे जी इससे वर्ष इलेक्शन तो आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ। कि सारी जो पार्टी थी, आपको याद होगा 2 दिन पहले जो आखिरी बड़ा लीडर था ऑपोजिशन का, उसको भी उन्हें जेल में डाल दिया। चले, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब ने। सीनियर तजियाकार हैं आप, शोबे तदरीस से भी आपका ताल्लुक़ है। तौसीफ साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। जी आदाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बताइएगा इंतखाबात के बारे में, जहां नताइज में सख्त ताख़ीर भी हुई है, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम था, क्या इन इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दिया जाएगा? ये कैसी बदकिस्मती है हमारी कि 12वें इंतखाबात भी शक व शुबात का शिकार हो गए और उसकी साख जो है दांव पे लग गई। पहले ही जिस तरह के इक़दाम हुए, सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, गुजरात में 2 कारकुन थाने में कत्ल हो गए, हत्ता कि एक उम्मीदवार को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन की रात रिहा कराया इस धमकी के साथ कि अगर उस उम्मीदवार को पेश नहीं किया जाएगा तो इंतखाबात मुलतवी कर देंगे। तो इस सारे साए में जब इंतखाबात हुए तो मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। जाहिर है उससे साख पे नुकसान पहुंचा। फिर नताइज का देर से आना, नताइज का तब्दील होना। बहुत सारे उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। बहुत सारे प्रिजाइडिंग अफसर ये कह रहे हैं कि रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में उनसे जबरदस्ती खाली फॉर्म 45 पे दस्तखत कराए गए। तो ये जो इश्यूज हैं, इसने इसकी साख को मुतासिर किया है और ये बदकिस्मती है कि इंतखाब के नताइज में कोई वाज़े अक्सरियत नहीं हुई और मखलूत हुकूमत जो है हमेशा का तजर्बा हमेशा नाकाम हुआ है। तो ये खासी मायूस कुन सूरत हाल है। बस खुशकुन सूरत हाल ये है कि मुल्क में 12वें इंतखाबात मुनक्किद हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड खुल के दी गई थी या फिर किसी को खुल के खेलने का मौका नहीं मिला? आपने किस तरह से देखा इन आम इंतखाबात 2024 को? देखिए, मैंने इतनी मिसालें दी कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दी ही नहीं गई। उम्मीदवार गिरफ्तार हो गए, कारकुन गिरफ्तार हो गए, हत्ता कि एक उम्मीदवार तो इलेक्शन की रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिकवर कराया। तो उसमें तो बड़ी वाज़ेह बात है कि नहीं दी गई। इस तरह का मौका तमाम सियासी जमातों को नहीं दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत के खिलाफ फैसला किया कि तहरीक इंसाफ का जो उन्होंने निशान छीना, तो वो सबसे तो जाहिर हुआ, मगर जो कुछ इलेक्शन वाले दिन हुआ वो तो उससे ज्यादा बुरा हुआ। और वो वैसा हुआ जैसे पिछले 11 इलेक्शनों में हुआ है। पहला इलेक्शन जो है 70 का, वो एक आइडियल इलेक्शन है जो शफाफ था। उसके बाद जितने इलेक्शन हुए सब मशकूक हुए, 18 का हो या 13 का हो या 8 का हो, तो उसमें एक और इजाफा हो गया। ये बड़ी बदकिस्मती है। इस इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं था, एक जैसी सूरत हाल थी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं 2018 से भी गए गुजरे इलेक्शन समझ रहे हैं अब आम इंतखाबात 2024 को? जी, मेरा ख्याल कुछ ज्यादा ही हो गए। ये बात सही है कि 2018 के रीग इलेक्शन थे, RTS बंद किया गया था। इस दफा उन्होंने EMS का निजाम बनाया, वो भी काम नहीं कर पाया। और फिर जिस तरीके से ये फॉर्म 45 का मामला है, उम्मीदवारों का क्लेम है अलग है और वहाँ नताइज पे कुछ आ रहा है, और ये उस वक्त भी आ रहा था जब काउंटिंग हो रही थी। यही एतराज़ात तो ये ज्यादा बुरे साबित हुए बजाय। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो 2018 में जिन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई थी, इनके वज़ीर आज़म भी रहे, सदर मुमलिकत भी अब तक इनके मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है उसके अमल में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस पे इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया गया था। उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खड़े हुए, 100 के लगभग नशिस्तें जीती हैं। तो क्या समझते हैं, क्या ये 100 के लगभग जो नशिस्तें हैं, इनका जो नंबर है ये और ऊपर होना चाहिए था? नहीं, खैर ये भी होना बहुत बड़ी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऑपरेशन के बावजूद इतने लोगों का खड़ा होना और जीत जाना, ये बिल्कुल नया तजर्बा है। ये तो हो सकता, नंबर बढ़ेगा नहीं, ये तो हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग कुछ टूट जाए
कुछ किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लें, क्योंकि रियासत के मुकाबले में खड़ा होना मुश्किल काम है। मगर ये बिल्कुल नया तजर्बा है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में एक सियासी जमात आई और वो उसने कामयाबी हासिल की। ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है कि आप महज ऑपरेशन से आप किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर तौसीफ साहब, ये भी कहिएगा, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इनकी क्या मंजिल होगी और आगे का इनका क्या लायामल हो सकता है? देखिए, जो केपी के है इंडिपेंडेंट, वो तो वहाँ अवाम के दबाव की वजह से शायद तहरीक इंसाफ के करीब जाए, मगर बाकी पंजाब के जो इंडिपेंडेंट है मुमकिन है दबाव में उनमें खासे लोग मफाहमत का रास्ता इख्तियार कर ले, और ये पहले भी हुआ है और अब भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कराची से भी 10 नशिस्तें हैं आज़ाद उम्मीदवारों की, तो आप क्या देख रहे हैं, इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कराची में तो मतलब ये नहीं, कौमी असम्बली में तो कोई भी नहीं है ना। नहीं, सूबाई असम्बली। हाँ, सूबाई असम्बली वालों को तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो हवा के दबाव पे कहीं जा सकते हैं और पहले भी गए वो, तो उनके बारे में कोई ऐसी पेशी कोई नहीं की जा सकती। तो क्या लगता है ये जो कराची से आज़ाद उम्मीदवार हैं ये किसकी झोली में जाके गिरेंगे? पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे, जमात के पास जाएंगे या एमक्यूएम के पास नहीं, देखिए एमक्यूएम और जमात के पास जाने का तो मतलब अपोजिशन में बैठना है, वो तो एक चीज, मगर ये कि उनमें से कुछ हो सकता है पीपल्स पार्टी की हिमायत करके हुकूमत में शामिल हो जाए, इस बात का इम्कान है। मुनव्वर मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये कहना कि हर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पीटीआई का की हमायत याफ्ता, ये सही दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए नहीं सर, हर की बात नहीं कर कैसे पता आपको कि जितने आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो सारे के सारे एक मखसूस तादाद है, एक मखसूस तादाद हो सकता है वो 70 हो, कई लोग उसे 70 के करीब बता रहे हैं। चलो उन 70 की बात कर लेते हैं, उन 70 का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? नहीं, अब उन्हें किसी जमात को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उनसे गलती हो गई है, ये गलती पे गलती किए चले जा रहे हैं। लेकिन सर ये जो फिगर्स जो दिए हैं, जो 100 आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं, ये फिगर्स, ये नंबर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल्स की तरफ से दिए गए हैं। नहीं, ये उनके कहने से तो कुछ नहीं होता ना, ये तो अब आज़ाद उम्मीदवार ये फैसला करेंगे कि वो आज़ाद। देखिए यहाँ पर तो ये भी हुआ कि जो पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें कोर्ट ने इस बुनियाद के ऊपर नॉकआउट कर दिया कि जी चूंकि चेयरमैन ने कह दिया है तो उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं कि वो किसके साथ मिले, जाकर सारी दुनिया के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर लोग अपना खुद करते हैं। बरतानिया के अंदर आपको याद है बोरिस जॉनसन की अपनी पार्टी ने उसके खिलाफ दिया था। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी वाले जो हैं वो डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए जनाब लोगों को कर दिया। तो अगर जहां इस किस्म के अगर माजी के ये सारे किस्से दोहराए जाएंगे ना, तो फिर तो आपको किसी हल पे नहीं पहुंचेंगे। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप नोट करें कि जब इलेक्शन के रिजल्ट कल तक शाम तक थे तो लोगों में खासा कंफ्यूजन भी था। आप हेडलाइनें उठा के देख लें, उनमें सब में इवन भी जो बैरूनी हुआ है वो भी कहे पाकिस्तान में कंफ्यूज है। लेकिन रात को पाकिस्तानी लीडर्स ने, जो मौजूदा पार्टियां मौजूद हैं जी, ठीक है, उन्होंने बड़ी बालिग नजरी का इजहार किया। नहीं तो आज पाकिस्तान इस वक्त आज खासे कंफ्यूजन में होता और इंतशार में होता और लोग भी परेशान थे। उन्होंने फौरन ये ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इत्तेहाद करके एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, इत्तेहादी हुकूमत का जो तजर्बा उन्होंने पीडीएम में किया था, जिसको इंतहाई गालियां पड़ी पाकिस्तान के अंदर, सही, वो कामयाब रहा। मैं यहां पर सिर्फ एक मिसाल ऐड करना चाहूंगा। जर्मनी तो 1945 से लेकर आज तक कभी वहां पर कोई पार्टी क्लीन स्वीप नहीं कर सकी। किस ज्यादातर जमहूरी मुल्कों के अंदर इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, आप उठा के देख लें जितने रिजल्ट हैं। तो वो तजर्बा जो आपने किया था, आज आपको ये महसूस हो रहा होगा कि वो तजर्बा इतना भी बुरा नहीं था। अगर आवाम के, क्या आप चाहते हैं कि आवाम मुस्तकिल इसी कैफियत में रहें कि आप फिर शुरू हो जाएं
आखिरकार पाकिस्तानी अवाम को काम करना है या नहीं करना है? आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? चलिए ये बातें किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई। मैं एक बात आपसे कहता हूं, इन्हीं जगहों पर, जिन जगहों पर मैं गया आज से 6 महीने पहले, हर एंकर मुझसे कहता था, सवाल करता था, जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मईशत। उससे पहले ये रोना रोया जाता है कि पाकिस्तान का वजीर आजम जो है उसने घुटने टेक दिए। उससे पहले जब पीटीआई थी उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जी उन्होंने नाक रगड़वा दी आईएमएफ ने, टैक्स के बोझ जो 12 रुपए का यूनिट था वो 60 रुपए का यूनिट हो गया, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो बिजली के बिल गले में लटकाए हुए सड़कों पे फिर रहे हैं। ये हुआ तो यानी सबसे बड़ा मसला आपका क्या है, मुझे बता दीजिए। सबसे बड़ा मसला तो हमारे बुनियादी जो सबसे बड़ा मसला राइट्स हैं और जो हमारे हुकूक है वो ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अपनी जगह है, लेकिन मईशत नहीं है आपका मसला। बेशक मईशत है, सबसे बड़ा मसला आपका ये है। सारे हुकूक वगैरह सब धरे रह जाते हैं जब आपके वजीर आजम वगैरह जो हैं वो एक अब मैं आपको बता दूं, जो भी कोई वजीर आजम बनेगा, जिस पार्टी से मर्जी आप बना लें, उस एक ही काम करेगा। चाहे ये ना भी होते और कोई और भी आ जाता, जिनकी बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश भी है, तो वो भी यही काम करते, जेट पकड़ते वजीर आजम का, चाइना जाते, सऊदी अरेबिया जाते, यूएई जाते, आईएमएफ में जाते। आपको मार्च के अंदर आईएमएफ का तीसरा ट्रांशे लेने के लिए जाना है। तमाम माहिरीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आपको सेकंड वो लेना होगा। मिर्जा साहब, गुफ्तगू का सिलसिला फिर से यहीं से जोड़ेंगे। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। नाजरीन, बात हो रही थी आम इंतखाबात 2024 की, जिसमें बड़े बड़े बुरुज उलट गए हैं और देखा जाए तो कोई भी जमात जो है वो सादा अक्सरियत नहीं ले सकी है। डॉक्टर तौसीफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानना चाहेंगे, उनका तज्जिया भी शामिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर तौसीफ साहब, किस हद तक जो है नताइज से मुतमईन हैं आप? 100 के लगभग जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कामयाब हो गए हैं। 70-75 के करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें हैं, 50-52 के करीब जो है कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं, एमक्यूएम के पास 17 नशिस्तें हैं। इस काम में पाकिस्तान पार्टी भी ऐड कर लीजिए, उनके 23 हैं। मुनव्वर साहब, आप दिएगा इन सवालों के जवाब। आप कह रहे थे इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी भी शामिल है, 23 है ना उनके जी। तो ये मेरे ख्याल से कोई कोएलिशन गवर्नमेंट बनाना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं असल में दो चीजों को, अलीम खान साहब तो पहले इंदिया दे चुके हैं कि जहां आपको याद है उन्होंने तो कहा था कि हम तो मुस्लिम लीग देवर बी टीम ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने बाकायदा उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की थी उनके साथ, और दूसरी पार्टियों के साथ भी सीट एडजस्टमेंट किया। देखिए, मुझे दो चीज़ों में पाकिस्तान दिलचस्पी है। पहली कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार ना फैले। चले मुनव्वर साहब, क्या समझते हैं? सेकेंडली, पाकिस्तान की मईशत आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं समझता हूं कि लोग भूल गए हैं, लेकिन आप किसी बड़े उसको देख लीजिए उठाकर, आईएमएफ की रिपोर्ट को देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को देख लीजिए। आज ब्लूमबर्ग ने जो पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर वो किया है, तज्जिया वो पेश किया है, उसने कहा है पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मसला है, पाकिस्तान को हर हाल के अंदर आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, कर्जे लेने पड़ेंगे, नहीं तो पाकिस्तान के लिए 6 महीने भी मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। चले मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपका मौक़िफ़ आपने दिया, आपने अपना तज़िया दिया। डॉक्टर तौसीफ साहब से भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर तौसीफ साहब, इंतखाबी नताइज भी अब सामने आ चुके हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो उनको वाज़ेह बरतरी भी हासिल है। क्या समझते हैं, क्या मुल्क इस वक्त मज़ीद किसी महाज़ाराई का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, ये मुनव्वर मिर्ज़ा साहब बहुत सही बात कह रहे थे कि हर सूरत में आईएमएफ से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, और जब ये 3 बुनियादी अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ेगी, और जो भी हुकूमत आएगी, और खासतौर पर मखलूत हुकूमत तो कोई रिलीफ दे ही नहीं पाएगी। क्योंकि बुनियादी मामला ये है, वो आईएमएफ की सदर बार बार कहती है कि भाई अमीरों पर टैक्स लगाओ, गरीबों पर टैक्स कम करो, मगर ये हुकूमतें इतनी कमजोर हैं कि वो टैक्स नेट को नहीं बढ़ा पाई, वो ज़रूरी टैक्स नहीं बढ़ा पाई, वो भारत से तजारत को नहीं खोल पाई ताकि कोई हमारी मईशत जो है बेहतर हो। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमारी तीनों सरहदें गर्म है,
ईरान की सरहद हो, अफगानिस्तान की हो या इंडिया की, तो जब तक ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं होंगी और गैर पैदावारी अखराजात कम नहीं होंगे तो हम कैसे इस बहरान से निकलेंगे। श्रीलंका की मिसाल बहुत सामने है। श्रीलंका में शदीद माशी बहरान आया, वो डिफॉल्ट हुए, उन्होंने अपना दिफाई बजट आधा किया, बाकी अखराजात कम से कम किए अपने रियासत के, और फिर वो तरक्की के धारे पे अब आगे बढ़ने, उनका खसारा कम हो गया। मगर हमारे यहाँ तो ये अभी पिछले 2 साल में नहीं हुआ, उससे पहले इमरान खान नहीं कर पाए। FATF की पाबंदियों से जो मईशत तबाह हुई वो नहीं निकल पाई। अब ये नई हुकूमत, मखलूद हुकूमत तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। और मेरे ख्याल है मियां नवाज शरीफ को इस बात का एहसास है। उन्होंने 8 तारीख को कहा था कि मखलूद हुकूमत की बात ना करें, मगर अब वो इख्तियार का चस्का लेना चाहते हैं तो मखलूद हुकूमत में जाएंगे और बहुत ज्यादा फैसले की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा हालात हाज़िरा को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं, कौन है ऐसा कि जिसके पास अवाम के दुख दर्द की दवा है? उसके पास दुख दर्द की दवा होगी जो इस बात पे यकीन रखता है कि पार्लियामेंट की बारदस्ती होनी चाहिए रियासत पे, तमाम इदारे, तमाम डिपार्टमेंट पार्लियामेंट के अंडर में होने चाहिए, और पार्लियामेंट जो पॉलिसी बनाए वो उस पर अमल हो, वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए अदालत के जरिए। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, मईशत बेहतर नहीं होगी, ये इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। तो डॉक्टर साहब, हर इदारे को अपने डोमेन में रह के काम करना पड़ेगा। ये जब तक ये नहीं होगा और ये जो खुद साख्ता इदारे बन गए, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है महकमा दिफा के, और वो जब तक डिक्टेट कराते रहेंगे और उनके मातहत इदारे साजिशें करते रहेंगे, तो जब मुल्क में कैसे ना सियासी अमन ओ अमान होगा, ना माशी तरक्की होगी। क्या कहेंगे आप मुनव्वर मिर्जा साहब? मैं एक छोटी सी बात आपको मैं चाहता था कि बहुत ही जल्द आपको एक सिनेरियो बता दूं कि पाकिस्तान किस सूरत हाल में फंसा हुआ है। जी जी फरमाइए। आप देखिए, अब हमें देख लेना चाहिए, खारजा पॉलिसी बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई है इस इलेक्शन के अंदर। आपने देखा है ना, ये मौजूद रहा ही नहीं। सिर्फ कल नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, इससे पहले बहुत पहले उन्होंने कहा था, कल फिर कहा कि हम अपने हमसायों से भी दोस्ती करेंगे। मैं अब बहुत मुख्तसर बता दूं, गजा में जंग हो रही है जी। बाबुल मंदब जहां से 15% ट्रेड गुजरता है उसके ऊपर मुस्तकिल दबाव है, ठीक। मशरिक वस्ता इस पोजीशन में नहीं है अब कि वो $1 अरब तो बहुत बड़ी बात है, $1 करोड़ का भी कर्जा पाकिस्तान को मुहैया कर सके, ठीक। ईरान पे आपके साथ जो हुआ है आपने देख लिया कि उन्होंने यहां पे मिसाइल फेंके, फिर जवाबन आपने फिर फौरी तौर पर आपको कंप्रोमाइज पे आना पड़ा। तो इसका मतलब यह है, और तीसरी तरफ एक जो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला है वो ये है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर के साथ। मोदी साहब बहुत जल्दी इलेक्शन के अंदर जाने वाले हैं, अप्रैल के अंदर 3 महीने वहाँ इलेक्शन होता है। मोदी साहब बहुत स्ट्रांग होकर आएंगे, तीसरी मरतबा भी जीतेंगे, इसलिए कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 8 के ऊपर है, जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शुमार होती है। और हर जो बड़ा मुल्क है, हमें कुछ खुल के बातें करनी चाहिए। आज आपने कुछ इसके ऊपर बहुत खुल के बात हुई ना कि शफाफियत, तो अब जरा थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी पे भी खुल के बात कर लें हर सूरत के अंदर। और ये पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि तमाम जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन जो साबका PTI थी, वो भी देख लें आप, वो भी इमरान खान ये कहते थे मैं तो फोन करता हूं मोदी को, लेकिन वो मोदी फोन मुझे मेरा उठाते नहीं है। वो बाद में उन्होंने जब कश्मीर का मामला आया तो फिर स्टांस पाकिस्तान का बदला। पाकिस्तान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि इंडिया से अपने ताल्लुकात को अगर मामूल पे नहीं लाते तो किसी वर्किंग रिलेशंस के अंदर ले जाना पड़ेगा। इसलिए कि आप उधर देखें ना, अफगानिस्तान से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान का चाबहार का पोर्ट उन्होंने बनाया है, अमेरिका के साथ उन्होंने एक कॉरिडोर बना लिया है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट और वेस्ट। तो और खुद चाइना ने पाकिस्तान को 12 मरतबा कहा, आखिरी मरतबा भी जब पाकिस्तान के वजीर आज़म का, तो उन्होंने क्या कहा कि खुदारा आप अपने ताल्लुकात जो है अमेरिका से भी सही करें, इंडिया से भी सही करें, सारी दुनिया से सही करें। आप सारी दुनिया से तो भीख मांगते फिरते हैं और ताल्लुकात आप बनाते हैं अपने जज्बात की बुनियाद के ऊपर। तो हमने जज्बात तो बहुत दिखा दी है, लेकिन अब ठोस फॉरेन पॉलिसी का एक तकाजा होता है सिर्फ मफादात। पाकिस्तान को सबसे पहले रहना चाहिए, पाकिस्तानियों को सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को भर लेना चाहिए, इमोशन साइड में रखनी पड़ेंगी, लॉजिक सारी चीजें
आप एक तरफ रख दें। देखिए, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी की भी मदद कर सकें। हमें खुद बहुत मदद की जरूरत है। ठीक है, मुनव्वर साहब आपके पास आएंगे फिर से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा भी हैं, तज़ियाकार भी हैं, मेहताब चांदीवाला साहब। मेहताब साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। मेहताब साहब, क्या समझते हैं इंतखाबात 2024 के पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें जी वसाम भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इलेक्शन हुए हैं बहुत शफाफ हुए हैं, लेकिन उसके नताइज जो हैं मुतनाज़ा हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसका हतमी फैसला नहीं हुआ क्या होंगे। ठीक है जी। अच्छा, जो इलेक्शन हमारे 2024 में जो हुए वो सुनहरी अल्फाज से लिखे जाएंगे, लेकिन काली स्याही से। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारा इसके ऊपर क्या असरअंदाज होंगे हमारे ऊपर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरह अभी मिर्जा साहब, मुनव्वर साहब और डॉक्टर साहब ने जो ये समझ लें कि कूजे के अंदर बंद कर दिया सारी बातों को, और इनकी दोनों साहिबान की बातों से बहुत मुत्तफिक हूँ इसके अंदर। शुक्रिया। दूसरी बात जो देखने की ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार, जिस तरह अभी बात हो रही थी, आज़ाद उम्मीदवार जो है किस पार्टी के अंदर जाते हैं और उसमें पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी। तो इसके अंदर मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने वोट दिए हैं जो आज़ाद उम्मीदवार को, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, देखना यह है। अच्छा, जो सूरत हाल दिख रही है, जिस तरह के अभी मैंने सुना वफाक के अंदर हुकूमत की, और मेरे ख्याल में बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी जो अनाउंस कर रही है कि हमारे बगैर जो है वफाक में हुकूमत नहीं बनेगी, तो ये एक हकीकत है। इससे पहले जो प्रोग्राम थे उसके अंदर भी कहा जा चुका कि इसके अंदर अब जो आएगी मखलूत हुकूमत ही आएगी। अच्छा मेहताब चांदीवाला साहब, सियासत पे भी आपका एक गहरा तजुर्बा रखते हैं, और ज़रा तजिया दिएगा कि कराची ने एमक्यूएम को वार्म वेलकम किया है, बड़ा मैंडेट दिया है, क्या एमक्यूएम ये मैंडेट संभाल सकेगी? देखें, बात तो यह है, एमक्यूएम ने पहले भी मैंडेट बहुत इससे भी ज़्यादा लीडिंग के ऊपर हुए हैं, और ये तो बहुत समझने जो लीड हुई हैं ये कुछ हज़ारों पे हुई हैं, पहले तो लाखों में पहुंच गई थी। और तमाम अवाम को और कराची के अवाम को और सिंध के अवाम को पता है कि वोट के बदले उनको क्या मिला। ठीक है, एक तो ये है। अब जो असल सिनेरियो ये है कि एमक्यूएम जो है किस पार्टी के साथ पैक करती है, असल ये है। और सर वो तो ऑब्वियस है, नून लीग के साथ। नहीं, मेरे ख्याल में एमक्यूएम जो है वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के साथ पैक करेगी, मेरा अंदाज़ा ये है और मेरी एनालिसिस ये है। और दूसरी चीज़, अब जब उनको दोबारा अगर अवाम ने उनको पसंद किया है, उनको मैंडेट दिया है, तो अब उसके लिए अवाम के लिए जो पिछले माजी की जो गलती हैं उसको ना दोहराएंगी, और उसके अंदर जो जिस नाम पे वोट लिए गए हैं उसके अंदर उनका क्या सिनेरियो रहता है कि हम अवाम की या कराची के अवाम की या सिंध के अवाम की किस तरह खिदमत करें। अच्छा मेहताब साहब, आपका कहना ये है कि एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी से मिलेगी, और चलें ये आपका तज्जिया आ गया है। जमात इस्लामी ने 2 नशिस्तें कराची से हासिल की हैं। जमात इस्लामी जो है इस वक्त सरापा एहतजाज भी, और कहा यह भी जा रहा है कि शहर का मैंडेट हमारे पास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के पास था। देखें जी, जो रिजल्ट आ गए और जो आए, ठीक है ना, उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो अब एहतजाज में कोई जाए या एहतजाज ना करे। और मैंने पहले भी कहा था, जमात इस्लामी के लिए अपोजिशन में बैठना बेहतर है। अच्छा मेहताब साहब, इन इंतखाबात से जमात इस्लामी का क्या आप क्या समझते हैं? नताइज से भी मुतमईन नहीं है और एहतजाज की जानिब भी बढ़ रहे हैं, तो क्या समझते हैं क्या आगे का लायामल इनका हो सकता है? देखिए, जमात इस्लामी और ये जो वक्त है ये तो थोड़ा सा है, ज़ाहिर है हमारी ये जो 8-10 दिन है इसके अंदर इंतशार और ये चीज़ें तो और
बदनज़मी तो रहेगी, लेकिन ज़ाहिर है एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हालात मामूल पर हो जाएंगे और ये एहतजाज होंगे, थोड़े एहतजाज होंगे, थोड़ी सूरत हाल बदलेगी। इसके लिए तो ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। मेरे ख्याल में इस एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा जमात इस्लामी। चले ठीक है मेहताब साहब, ये जो मखलूत हुकूमत इस मुल्क में बननी जा रही है और ये इंदिया दे दिया गया है कि मखलूत हुकूमत हम बना लेंगे बहुत जल्द और आपस में एक दूसरे को मना भी लेंगे, बातचीत भी हो जाएगी, तो आप इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, अभी तो बहुत से मराहिल बाकी हैं। अब इसमें रहता यह है कि कौन वजीर आजम बनेगा, कौन वजीर आला बनेगा और कौन वजीर बनेगा। अभी तो इसकी डिसाइड होना बाकी है इस चीज़ों का। अब ये इस पे डिपेंड करता है कौन पार्टी किसके साथ पैक करती है और उसके वोट कितने हैं। उसी हिसाब से जिस तरह आप जो है अक़लियती सीटों का मामला होता है और जो 60 सीटें जो आपकी होती हैं इंडिपेंडेंट जो होती हैं, उनके ऊपर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका बाद उसका फैसला आता है। क्योंकि अगर किसी ने 100 सीटें ली हैं तो ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, तो उसके पास 100 की जगह ज़्यादा सीटें हो जाती हैं। अच्छा मेहताब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है, दो टोक मौक़िफ़ है कि हमारे बगैर हुकूमत बन नहीं सकती, हम होंगे तो हुकूमत बनेगी। तो क्या वज़ीर आज़म आप बिलावल को बनता देख रहे हैं? नहीं जी नहीं, बिलावल तो वजीर आजम नहीं आते, लेकिन ये बात अंडरस्टूड बात है कि पीपल्स पार्टी के बगैर वफाक में हुकूमत बनना नामुमकिन है, नामुमकिन है, ये तो अंडरस्टूड बात है। और बिलावल का वजीर आजम बनना मेरे ख्याल में इस टाइम मैं नहीं समझता कि बिलावल या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई वजीर आजम बनेगा। ये मुझे जो आगे मेरा जो अपना तज़किया ये है कि नून लीग की तरफ से आएंगे और नून लीग में जो मेरा तज़किया वो कहता है वो शहबाज शरीफ कहते हैं। अच्छा मेहताब साहब, दोनों ही गुड बुक्स में हैं, MQMB और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, तो क्यों बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? देखें, वजीर आजम या चले जरदारी साहब सदर नहीं बन सकते? नहीं, देखें आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, एक मैच्योरिटी होती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। अभी मैं समझता हूं कि बिलावल जो हैं उनके अंदर मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं बन सके अभी तक। देखें, एक पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी सीट पे वजीर आजम की सीट पे बिठाना और बात है और वजीर दाखिला बनना और बात होती है। इसके अंदर एक मैच्योरिटी चाहिए होती है जो मेरे ख्याल में सियासी मैच्योरिटी अभी उनमें मौजूद नहीं है। लेकिन मेहताब साहब, आप क्या समझते हैं, क्या 70-75 साल की उम्र में ही जो है वो मैच्योर होंगे? क्योंकि अवाम तो चेंज चाह रही है और ये भी चाहती है कि कोई नौजवान ही वज़ीर आज़म बने, इस मुल्क की कमान भी संभाले। देखें, नौजवान तो हैं, नौजवान तो हज़ारों हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन असल में हर आदमी को हर चीज़ नहीं दी जाती। उसकी मैच्योरिटी और उसकी काबिलियत तो मैं नहीं कहूँगा, काबिल तो माशाल्लाह हैं, लेकिन अभी उनके अंदर टाइम है, इस चीज़ का टाइम बाकी है। शायद अगले इलेक्शन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि जो है बिलावल वजीर आजम की सीट तक पहुँच जाए। ठीक है मुनव्वर साहब, आपने तज़किया मुलाहिज़ा किया मेहताब साहब का, आप क्या देख रहे हैं, बिलावल का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मैं दो बातें आपकी गुजारिश करूंगा। सबसे पहले तो आप ये बात ख्याल में रखिएगा कि ये वज़ीर आज़म बनना इस वक्त कोई फूलों का सेज नहीं है। सही, ये कोई तोहफा नहीं मिलेगा किसी को, जो ये कांटों का सेज है। मैंने तो पहले बता दिया आपको कि जेट पकड़ेगा और लोगों से भीख मांगने के लिए निकल जाएगा, पहली बात। फिर लोगों को यहाँ पर मुतमईन रखना कि वो जो बजट आपका 3 महीने दूर है, वो आपका बनाना किस तरह आप बनाएंगे आपको खुद भी नहीं पता। कि आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जिस आदमी की ज़रूरत है ना, वो वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर ख़जाना और उसकी इकनॉमिक टीम की ज़रूरत है, जो हर वक्त IMF को और दुनिया को ये मुतमईन कर सके कि पाकिस्तान एक चलने वाला। दूसरी, आप बिलावल वाली बात पे आ जाइए। इसाकदार मौजूद हैं, जो भी कोई हो, देखिए मैं किसी के ऊपर नहीं जाता, मैं तो ये कहता हूँ अगर आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? मेरे ख्याल में नून लीग के पास एक अच्छी इक़्तिसादी टीम है और पीपल्स पार्टी खुद नहीं चाहेगी कि बिलावल भुट्टो जो है वो इस। तो मुनव्वर साहब, मिफ्ता इस्माइल के अच्छा ऑप्शन नहीं था? अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं तो शायद खाकान अब्बासी को भी बहुत अच्छा ऑप्शन समझता हूँ। गोबर नाराज है, लेकिन किस वक्त सियासत के अंदर कौन दोस्त बन जाए। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता था, वो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वजीर आजम बनने, आपने भी नौजवान का जिक्र किया ना कि नौजवान तो चाहते हैं कि वजीर आजम नौजवान बने, तो क्या सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नौजवान है? तो आप क्या उनके पास भी तो है नून लीग के पास उनकी बेटी है
जिन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर है, नंबर 2 है मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के अंदर। लेकिन मसला उनके साथ मुनव्वर क्या? साहब, हैंडसम पीएम जो थे वो तो सलाखों के पीछे हैं। कौन हैंडसम पीएम जो थे? देखिए, मैं उसके ऊपर इसलिए नहीं कमेंट करूंगा कि ये सारे केसेस जो हैं, उनके केसेस सारे सब्सिडियस हैं, और सब्सिडियस केसेस के ऊपर हम डिस्कस तो कर लेते हैं, हम कह भी देते हैं अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल। अगर मेरा बस हो तो मैंने तो 2018 में भी ये कहा, 17 में भी कहा था कि जब नवाज शरीफ को खड़ा किया था ना ले जाके अकामा के, और उसमें मैंने कहा था कोर्ट के अंदर खुदा के वास्ते सियासी फैसले ना करें। अमेरिका में तरीकाकार ये है, बरतानिया में तरीकाकार ये है, फ्रांस में तरीकाकार ये है, वो सियासी केस जब आता है ना किसी का, उठा के फाइल पूरी की पूरी बाहर फेंक देते हैं, कहते हैं जाओ पार्लियामेंट में। ब्रेक्सिट के केस के अंदर आपको याद है बोरिस जॉनसन के खिलाफ वो 40 आदमियों ने सुप्रीम कोर्ट में दावा कर दिया, उन्होंने 7 जजों ने फेंक दी। उसने कहा ब्रेक्सिट सियासी मामला है, हम क्यों इसको डील करें, अवाम ने जो वोट दिया तुम फैसला करो, तुम्हें किस लिए मुंतखब किया है। ये पाकिस्तान के अंदर एक बीमारी की तरह लाख हो गई है जब से ये जुडिशियल एक्टिविज्म का चक्कर शुरू हुआ है ना 2007 में, कि जनाब हर वक्त आप कोर्ट में खड़े रहते हैं, वजीर आजमों के फैसले कोर्टों में होते हैं, सारे के सारे। अवाम ने फैसला किया है, गलत किया है, सही किया है, देखिए हमारी तारीख है। अवाम के पास एक और राइट है, अगर वो ये महसूस करते हैं, एक आदमी एतमाद तो आप कर चुके हैं ना मिड टर्म के अंदर, अगर सेकंड टर्म में आप ये महसूस करते हैं 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, कि ये उनकी एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतर रहे, फिर आप आदमी एतमाद में चले जाइए, फिर आप इलेक्शन में चले जाइए। मिड टर्म इलेक्शन होना कौन सी ऐसी बात है। मुझे आज तक याद है 95 के अंदर इंडिया के अंदर एक मिड टर्म इलेक्शन हुआ था, देवेगौड़ा साहब आए थे, एक वोट से 3 साल तक उन्होंने हुकूमत की। 1 साल तो ये फैसला करने में लग गए कि इलेक्शन कब होना है। मेहताब चांदीवाला, आपकी जानिब आऊंगा, आप क्या देख रहे हैं तख्ते लाहौर का फैसला क्या होने वाला है? देखें जी, इसको तो मैं भी आपको जवाब देता हूं, लेकिन जो भाई अभी हम जो माइशत पे बात कर रहे थे, वजीर खजाना मेरी नज़र के अंदर तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर हो वो आना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि इकोनॉमिक को सबसे अच्छी वो जानता है, जाहिर है उसको इतना बड़ा टैक्स पेयर है तो इसका मतलब है उसको तमाम इंटरनेशनली, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बिजनेस कैसे पाकिस्तान में ग्रोथ होएगा, कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो उसको ज्यादा मेरे ख्याल में ना कि क्या कहते हैं किसी सियासी आदमी को या सियासी पार्टी के किसी वर्कर या किसी मेंबर को बनाया जाए। दूसरी चीज, दूसरा आपने मेरे से पूछा कि लाहौर तख्त के बारे में। जी, तख्ते लाहौर, देखिए तख्ते लाहौर जो है लामुहाला जिस तरह तख्ते सिंध जो है जरदारी की पार्टी में, यानी कि जरदारी साहब की पार्टी के हिस्से में जाएगा, इस तरह तख्ते लाहौर भी नून लीग के हिस्से में जाएगा। क्या ठीक है? उसके अंदर वजीर आला कौन बनता है, जिसके जो मेरी अपनी राय ये है कि उसके अंदर तो ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। मेहताब साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम की जानिब पे फाइनल कमेंट कीजिएगा। जी, मुझे बताएं क्या। देखें जी, अब जो कुछ होना तो हो गया, अब देखना ये है कि बरसरे इक़्तिदार जो आने वाली पार्टी है अवाम को क्या रिलीफ देती है, मईशत को कैसे सहारा देती है, IMF के जो कर्जे हैं उसको कंट्रोल कैसे करती है, डॉलर को नीचे कैसे ले, क्या इकदाम करती है कि डॉलर नीचे चला जाए, ठीक है ना, और इंटरनेशनल पॉलिसी जो है उसकी क्या रहेगी। ठीक है मेहताब साहब। मुनव्वर साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? पाकिस्तान के अवाम को अब ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि उनका मुल्क कहाँ खड़ा है, वो कहाँ खड़े हैं, दुनिया में उनका क्या मुकाम है, और उन्हें आइंदा 10 साल में क्या बनना है, ये फैसला कर लें वो और आगे बढ़ जाएं। ठीक है मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपको भी फाइनल कमेंट आ गया। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर तौसीफ़ साहब जो कि शोबे तदरीस से भी वाबस्ता हैं, सीनियर तज़ियाकार भी हैं, उन्होंने भी अपना तज़िया दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। और साथ ही साथ मेहताब चांदीवाला साहब जो कि तज़ियाकार भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं, उन्होंने भी अपना तज़िया पेश किया। आप तीनों की राय का हम एहतराम करते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया है इख्तिताम का, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।